आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा अमेरिका, ईरान, फिलिस्तीन, पूरे मिडल ईस्ट के बारे में बात करूंगा और जो हालात हैं उस पर रोशनी डालूंगा। ख़ास तौर से जो डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त, हम सब जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान यकीनन जंग रुक गई है, अब हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या ये ऐसा ही रहेगा? बातचीत नहीं शुरू हुई, इसके पीछे वजह क्या है? फिर जिस तरह से नई डेवलपमेंट हुई है अभी, ये तुर्की यानी टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अब इसको जिस तरह का रंग दिया जा रहा है। अभी मैं एक सुर्खी देख रहा था जो बहुत चौंकाने वाली है। इसके क्या मानी मतलब है, क्यों ऐसा किया गया? सुन्नी नाटो वर्सेज ईरान, ये जो सामने आया है, अब इसका जवाब हालांकि आ गया है। जो अल जजीरा है उस पर मैं अभी बयान देख रहा था, उसमें एक हेडिंग आई है कि सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं है। ये तुर्की की तरफ से जो वजीर खारजा है उनका बयान आ गया। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो बहुत बड़े सवाल उठ जाते हैं कि आखिर किस लिए, क्यों, और ये तीन मुल्क क्यों। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे कि आखिर ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं, इसका क्या मकसद है, क्या मोटिव है। तो ये भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के साथ जंग करके अमेरिका ने बहुत बड़ा धोखा खाया है और अमेरिका पूरी तरीके से ईरान के जंगी जाल में फंस चुका है। जो स्ट्रेटेजिक वॉर ईरान ने शुरू की उसे समझ नहीं सका अमेरिका, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही वादे तरीके से, शफाफियत के साथ ईरान ने जाल बिछाया। और ये जो जंग हो रही है, आप देखिए लॉन्ग टर्म में, ये अगर देखा जाए तो ये ईरान का हिस्सा है। ईरान ने बड़ी खूबसूरती से इसे टैकल किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो खबरें आ रही हैं कि अमेरिका किसी तरह से ईरान से भागना चाहता है, मिडिल ईस्ट से भागना चाहता है, वो जंग नहीं चाहता। लेकिन क्या रास्ता हो, किस तरह का रास्ता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये मुमकिन है? क्या इस तरह का कुछ हो सकता है? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और ख़ास तौर से मैं फिर ये कहूँ कि जो इज़राइल की पॉलिसी है, क्योंकि अभी मैं खबर देख रहा हूँ फिर से, जिस तरह से यहाँ इजरायली ड्रोन अटैक टारगेट लेबनान, जहाँ जो लेबनान पे हमले हैं वो फिर से शुरू हो गए, ऐसा हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ गज़ा में अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से गज़ा को टारगेट किया जा रहा है। तो इस पर भी हम रोशनी डालें, क्योंकि बार बार गज़ा को टारगेट किया जाना, मैं समझता हूं कि उस पर बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। और क्या जो ये मुस्लिम नाटो की बात हो रही या सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की, ये सामने आए हैं, तो इसके क्या हम ये माने कि कहीं ना कहीं अब मुदाखलत ये गज़ा के मामले में करेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी हम तलाश करेंगे और आपके साथ तलाश करेंगे। जो भी अपडेट होगी वो भी हम देंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिस पर मैं फ़िलहाल जो है वो बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं कि अमेरिका क्या वाकई यहाँ से निकलना चाहता है? हाँ, यहाँ पे अमेरिका के लिए बहुत बुरा होगा क्या ईरान ओमान के बीच स्टेट ऑफ होर्मुज पर जो डील हो रही है? ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और ये डील हो नहीं रही है, बल्कि देखा जाए तो हो गई है। अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत वादे तौर से सामने आई हैं। मुझे लग रहा है कि उस पर भी थोड़ी सी बात होनी ज़रूरी है। मसलन ईरान ओमान स्टेट ऑफ होर्मुज से डील अमेरिका के लिए फिक्रमंदी की बात है। क्यों फिक्रमंद है? ये नंबर एक। नंबर दो, मार्क एस्पर ने मुमकिन डील को बताया अमेरिका के लिए बहुत बुरा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर ये डील हो गई तो ये अमेरिका के हक में नहीं होगा। नंबर तीन,
कि हुर्मुज़ पर ईरान ओमान की डील से बदल सकता है जो समुद्री कंट्रोल है, जो सी कंट्रोल है, उसमें बड़ी तब्दीली आएगी। ईरान ओमान की जो हुर्मुज़ डील है वो अमेरिका के लिए क्यों अहम है। इसके अलावा मार्क एस्पर ने हुर्मुज़ डील को अमेरिका के लिए बुरा क्यों कहा। अब ये 5 ऐसे हैं, तो अब फिक्रमंदी की बात क्यों। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि इसलिए फिक्रमंद है अमेरिका क्योंकि ये बहुत बड़ी हार है अमेरिका की। अमेरिका वेनेजुला की तरह चाहता था कि हम कंट्रोल करेंगे। जिस तरह से वेनेजुला में हम गए और वहाँ के राष्ट्रपति को हमने बंधक बनाया, कैदी बनाया, वहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया, वही फिक्र तकरीबन हौसले बुलंद थे डोनाल्ड ट्रंप के। इजराइल चाहता था कि ईरान के साथ अमेरिका का टकराव हो और उसी चक्कर में आप देखिए कि वो हमला हो गया। लेकिन अभी तक कुछ भी नतीजा नहीं निकला। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ इससे पहले मौजूद बहस नहीं था, लेकिन हमले के बाद ये जो 40 रोज़ा जंग हुई, इस दौरान इस जंग को ईरान ने खुद कहा कि हमने जंग को बढ़ाया, हमने जंग को एस्केलेट किया है जानबूझ करके, ताकि अमेरिका को भी थकाया जा सके और अमेरिका की ताकत को आंका जा सके। अब आप देखिए क्या इस बात को अमेरिका समझ सका कि जो जंग बढ़ रही है, वॉर जो एस्केलेट हो रही है, इसके पीछे ईरान की हिकमत अमली नहीं सोचा, किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया कि ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस पर गौर करें। तो अब आप देखिए कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो मौजूए बहस नहीं था, हमले के बाद ये मौजूए बहस आया और बहस इस तरह से कि ईरान जो है पूरी तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर काबिज हो गया। और कैसे हुआ वो सब आप देख रहे हैं। काबिज इस हद तक है कि अब बगैर ईरान की इजाजत के, परमिशन के, कोई वहां से गुजर नहीं सकता। जो गुजरेगा उसको हमले का सामना करना पड़ेगा। अब इसे पूरी ताकत, क्योंकि अमेरिका ने इसको खुलवाने के लिए घेराबंदी की, सब कुछ किया, लेकिन अमेरिका भी परेशान हो गया क्योंकि अमेरिका के हालात बिगड़ रहे हैं। वहां पे महंगाई बढ़ रही, वहां तेल की कीमत बढ़ रही, गैस की कीमत बढ़ रही है, खुर्दनी अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं वहां पे। तो वहां हाहाकार मचा हुआ है और मिड टर्म का चुनाव है। तो आप देखिए अब पूरी ताकत अमेरिका ने झोंक दी, हमले भी किए बड़े। जब अभी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब की तशय्ये जनाजा थी तब भी हमले हुए, लेकिन हमले में क्या हुआ, क्या स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को फ्री करवा पाया, नहीं करवा पाया। अब ऐसे में आप ये देखिए कि क्या होगा। क्या ऐसे में हम ये मान लें कि अगर अमेरिका स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को छोड़ देता है ईरान के लिए, जैसा कि ओमान और ईरान के दरमियान मुआहदा हो रहा है, तो अब इसको क्या दुनिया समझेगी। यही कि अमेरिका कमज़ोर पड़ गया और ये अमेरिका की शिकस्त है कि कोशिश के बावजूद जो है वो नहीं खुलवा पाया। यही डर, यही खौफ जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अमेरिका को है। तो नंबर 1 बात तो ये है कि ईरान ओमान जो डील है उसमें फिक्रमंद है, बिल्कुल फिक्रमंदी की बात है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये अमेरिका की बहुत बड़ी डील होगी। अब जो मार्क एस्पर जो लिख रहे हैं कि अमेरिका के लिए बहुत बुरा होगा, तो बुरा इसलिए होगा क्योंकि अगर ये कंट्रोल करता है और फीस लेना शुरू करता है तो मिलियन पर डे, कई मिलियन जो है वो ईरान को मुनाफा होगा। तो जो पाबंदियां आयद थी और जो रोक के रखा था ईरान को, तो ईरान बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत तेजी से ईरान का सरमाया बढ़ेगा। और अमेरिका नहीं, सबसे ज्यादा इजराइल को फिक्रमंदी है। मैं आपको बता दूं, इजराइल फिक्रमंद है, क्योंकि अगर ईरान ताकतवर और होता है, आप सोचिए जरा से 2 लम्हे के लिए कि जब सैंक्शन ईरान पे है, ईरान पे पाबंदियां 47 साल से, इसके बावजूद ईरान ने ताकत का मुजाहरा किया, दुनिया हैरान है। यूरोपीय ममालिक के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे बाप रे, ये ईरान है। इतनी पाबंदियों के बावजूद ईरान की इतनी बड़ी ताकत, सुपर पावर से मुकाबला, और मुकाबला ऐसा नहीं कि नतीजा खेज नहीं रहा। तो ये फिक्रमंदी। नंबर 3, हुर्मुज़ पर ईरान ओमान की डील से बदल सकता है। अब आप देखिए, मैंने पहले भी कहा
कि स्टेट ऑफ हुर्मुज सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि स्टेट ऑफ बाबुल मंदब भी देखिए आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 20% माल यहां से गुजरता है तो 12 से 15% माल स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजरता है, और अरबों का खास तौर से बताऊं 75% माल, 75% ऑयल और सामान वो स्टेट ऑफ हुर्मुज, वो स्टेट ऑफ बाबुल मंदब से गुजरता है, अरबों का। अब अगर अंसारुल्लाह अल हौती बाबुल मंदब को कंट्रोल करता है, बात समझिए कि क्या होगा। अब बाबुल मंदब, अच्छा अंसारुल्लाह अल हौती की प्रॉक्सी कौन समझा जाता है? अंसारुल्लाह अल हौती ईरान की प्रॉक्सी है, ये सब जानते हैं कि खुल्लम खुल्ला सपोर्ट ईरान करता है। तो दो ताकतें हुई ना, कैसे नहीं कंट्रोल होगा? 35% समुद्री रास्ते पे 35% अगर ईरान का कब्जा हो गया तो किसका कंट्रोल होगा? तो ये बिल्कुल सही मार्क एस पर कह रहे हैं। तीसरा, चौथा ये कि ईरान ओमान की हुर्मुज डील अमेरिका के लिए क्यों है? अब ये इसलिए अहम है क्योंकि ओमान भी हाथ से जा रहा है। फिर जब ओमान और इनकी होगी तो जो शिया सुन्नी का कार्ड खेलने की कोशिश है, बात समझिए, वो नहीं हो पा रहा। अरब और अजम का जो तफरका है वो नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम है। जबकि अभी हमने आपको दिखाया था एक सुर्खी क्या चलाई जा रही है कि टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ये है सुन्नी मुल्क, ईरान है शिया मुल्क। तो क्या कह रहे हैं कि ये सुन्नी इत्तेहाद किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ, ये सुर्खी बनाई। और तुर्की का बयान आ गया, तुर्की समझ गया उसका। अभी मैं बयान पूरा पढ़ूंगा कि जो तुर्की के वजीर खारजा उन्होंने क्या कहा। सबसे बड़ी शिकस्त मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी शिकस्त इजराइल और अमेरिका की जो इस दौरान हुई पिछले 3 साल में, वो ये कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद यूरोपीय ममालिक, इजराइल, अमेरिका इस खित्ते में शिया सुन्नी नहीं कर पाए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पे अफवाहों के बावजूद जो आवाम है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मुसलमान गर्दान रही है। अच्छा, वजह बहुत क्लियर है, सोशल मीडिया का दौर है। वजह यह है कि फिलिस्तीन में कौन है? सुन्नी है। फिलिस्तीन की हिमायत कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है, शिया है। तो भाई कब तक आप छिपाओगे? कब तक आप धोखा दोगे? आप कह रहे हो कि ईरान सुन्नियों के लिए खतरा है, अरबों के लिए खतरा है, तो फिर ये फिलिस्तीन क्या है? अरब नहीं है क्या? फिलिस्तीन क्या है? सुन्नी नहीं है क्या? हमास कौन है? सुन्नी नहीं है क्या? तो कहां से खतरा? अच्छा, इनके लिए लड़ कौन रहा है? हिजबुल्ला कौन है? शिया। इनके लिए मिसाइल कौन फायर कर रहा था? 19 महीने तक इजराइल पे मिसाइल फायर किया, किसने किया? अंसारुल्लाह अल हौती। कौन है? शिया है। लड़ कौन रहा है? क्या एक पत्थर भी किसी सुन्नी मुल्क ने, अरब मुल्क ने मारा इजराइल पे? मैं एक जर्नलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा हूं, मैं इनकी जो सोच है मैं उसकी बात कर रहा हूं। नहीं मारा। तो अवाम में क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? तो ये जो बात लिख रहे हैं, देखिए ये अवाम बगावत कर देगी, मैं आपको बता रहा हूं, अवाम खड़ी हो जाएगी। फिर मार्क एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि हॉर्मुज़ डील को अमेरिका के लिए बहुत बुरा क्यों कहा गया? वो इसीलिए बुरा कहा गया क्योंकि इससे अमेरिका का जो सुपर पावर का दावा है कि हम सुपर पावर है, वो दावा खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है, दावा खत्म हो जाएगा। तो मैं ये बात कर रहा था, तो ये फिक्रमंदी की बात हो गई। अब आप देखिए कि क्या जवाब आया है। मैं इस पे आपको बता दूं, यहाँ पे सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की की दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं है। तुर्की के वजीर, अब पूरी रिपोर्ट ये है कि तुर्की के वजीर खारजा हाकान फैदान का कहना है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे का हदफ यानी निशाना जो है वो ईरान नहीं है, और कोई भी इस वक्त तक हदफ नहीं है जब तक कि वो मुआहदे के रुकन ममालिक में से किसी एक पर हमला न करे। तो अब आप ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अच्छा, कौन हमला कर रहा है आप बताइए? अभी तक जितने ईरान ने हमले किए,
ईरान ने बहुत क्लियर कहा कि ये मुल्क पे नहीं है, ये अमरीकी बेसिस पे है, मुल्क पे एक भी हमला नहीं किया। ये ईरान और इस बात को मानते हैं, सब मान रहे हैं कि ईरान ने अमरीकी बेसिस पे, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, आप देखिए सब के सब जो हमले हैं वो मिलेंगे आपको। ये ईरान का दावा है और इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि कोई ऐसी खबर नहीं आई कि कोई अरब की मौत हुई हो या इस तरह की कोई बात हुई हो। तो अब बिल्कुल क्लियर कर दिया। देखिए जयदीप भाई, अब बहुत वाजे तौर पर चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं और बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि अब स्टेट ऑफ होर्मुज पे किसी तरह का कंट्रोल अमेरिका का है या अमेरिका कंट्रोल कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए मुमकिन नहीं है। तो ये बहुत वादे। एक और खबर की तरफ हम बढ़ते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो जो मुश्तबा खामनाई साहब पे बार बार खबर आज पूरे दिन खबर गर्दिश करती रहे, और वो ये कि मुश्तबा खामनाई साहब कहाँ हैं, क्या है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे एक और बड़ी जो डराने वाली, पहले उस पर बात कर लें, फिर मैं मुश्तबा खामनाई साहब पे भी बात करूँगा। और वो डराने वाली बात क्या है? चीन को घेरने की अमेरिका की अंडर वाटर तैयारी। अब यहाँ 19 अमेरिकी पनडुब्बियां क्यों बनेंगी, बड़ी चुनौती। अब यहाँ पे आप देखिए ये लाया गया और इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अमेरिका 19 वर्जीनिया क्लास पनडुब्बियों को एसएसएस जीएन में बदल रहा है। वीपीएम से हर पनडुब्बी में 28 अतिरिक्त मिसाइलें जुड़ेंगी, एक वर्जीनिया में 40, जबकि ओहियो में 154 टॉमहॉक मिसाइलें लगेंगी। टॉमहॉक। इसके अलावा चीन के खिलाफ फर्स्ट आइलैंड चेन में ये कैसे बढ़ाएंगी अमेरिकी ताकत। ताइवान संघर्ष में अब ये आप देखिए पूरी खबर जो है वो प्लांट कराई गई। पूरी खबर को प्लांट किस लिए किया गया? क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर घबराहट है। जो खबर लीक हुई थी कि अमेरिका का जो डिफेंसिव निज़ाम है वो बहुत कमज़ोर हो गया है। ईरान से लड़ते हुए 80% जो टॉमहॉक से लेकर के और जो लॉन्ग रेंज की इनकी जो मिसाइलें थीं, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर रहा है। इससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब फैसला कुन जंग हो रही है तो ऐसे में इस तरह की बातों का लीक होना ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अब ये असर देखिए, इसका असर क्या हुआ कि इनको डर है कि कहीं इस जो खबर लीक हो गई इसका फ़ायदा कहीं ऐसा ना हो कि चीन उठाए या रूस उठाए। इसलिए अब इस खबर को प्लांट किया गया कि किस तरह की तैयारी जो है अंडर वाटर जो है ये अमेरिका आएगा। तो इसको भी मैं समझता हूं कि इससे अमेरिका अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं कर रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है इससे अमेरिका एक्सपोज हो रहा है। इससे अमेरिका की घबराहट बहुत वादे तौर पर दिखाई दे रही, मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे देखिए एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ का कहना है। अब मैं ईरान की तरफ थोड़ा सा लौटूंगा और उस पर बात करूंगा और फिर चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ ईरान के सिक्योरिटी चीफ कहना है कि अमेरिका को रवैया दुरुस्त करना चाहिए, होर्मुज को दोबारा खोलने के लिए शराइत दर्ज हैं। तो अब ईरान कह रहा है, आप सोचिए कि ईरान आज की तारीख में वो ताकत बन गया है जो डिक्टेट कर रहा है, जो कह रहा है क्या करना पूरा। आप देखिए यहाँ पे ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्कद्र आबनाए हुर्मुज को दोबारा खोलने के लिए ईरान के हालात के बारे में बात करने वाले ताज़ा तरीन ईरानी अहलकार है। इसके अलावा ईरान के IRGC ब्रॉडकास्टर की तरफ से शाया होने वाले एक बयान में जुल्कद्र ने कहा कि अमेरिका को अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, अमेरिका को अपना रवैया दुरुस्त करना चाहिए, ये उनका कहना है। और अमेरिका के लिए दर्ज झैल मुतालबात दर्ज हैं। यहाँ पे क्या है, ईरान और उसकी मुक़द्दस अक़दार के ख़िलाफ़ धमकियों का ख़ात्मा, यानी आप जो बार बार की इनको उड़ा देंगे, उस तहजीब को ख़त्म कर देंगे, ये सब धमकियाँ देना आप बंद करें। नंबर 1।
ईरान और उसके इलाकाई इत्तेहादियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई को मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाए। अब इत्तेहादी कौन? जैसे आप गाज़ा पे हमले रोक दीजिए, आप लेबनान पे हमले रोकिए, आप यमन पे हमले रोकिए, तो इन पे हमले, और इराक में भी जो हब्दुश शाबी है उसको भी। तो इनकी एक तरह से इत्तेहादी मतलब जो इनकी प्रॉक्सीज हैं उन पे आप हमला बंद करेंगे, कोई हमला नहीं होगा। यानी जो मुआहदा है वो ईरान के लिए महज नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं कि ईरान का मुआहदा हो गया तो बात बन गई, नहीं। आपको हमले रोकने होंगे जो और हमारी प्रॉक्सीज हैं, ये क्लियर कर दिया यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि आपने ईरान पे कर दिया लेकिन लेबनान पे हमला जारी है इजराइल के जरिए या दूसरे उस पे जारी है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये क्लियर कर दिया यहाँ पे। और देखिए शर्त मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, इसके अलावा ईरान के खिलाफ नाकाबंदी में शामिल अमरीकी बहरी और फदाई अफवाज को वापस बुला लिया जाए। यानी जिस तरह से घिराव कर रखा है अमरीका ने, हाँ, तो वो तमाम वॉरशिप को वापस ले जाया जाए और यहाँ हमें घेर के ये खड़े न हो, जब तक ये नहीं होता हम नहीं मानेंगे। हालिया तनाज़े के दौरान ईरान को होने वाले नुकसान की तलाफी की जाए। जो पहली डिमांड थी कि जितना 40 रोज़ा जंग में ईरान को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, जिसपे अमेरिका तैयार हो गया था और अभी भी तैयार है, तो कहा कि उसकी भरपाई कीजिए। और जो हमारे मुंजमद आखिरी ईरान के मुंजमद जो असासें, जो फ्रोज़न इनका मनी है, वो जो है जारी किया जाए, जिसमें से हम लोग ये खबर पहुंची थी कि 12 मिलियन या 12 बिलियन जो है वो पैसे इनको रिलीज हुए थे, जिनमें से 6 बिलियन करीब जो है वो यूएई ने किया था, कतर ने 3 या 4 बिलियन किया था, इस तरह की खबर, और कुछ सऊदी ने किया था। तो वो रिलीज किया जाए और ये तकरीबन 24 बिलियन है। इसके अलावा जो मांगा था 600 मिलियन का नुकसान ईरान ने बताया था कि वो हमें दिया जाए। तो इस तरह की डिमांड जो है वो ईरान ने अपनी शर्तों के साथ रखी है, क्योंकि इजराइल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान पे अटैक करे, और अगर ऐसी गलती इजराइल ने कर दी तो इजराइल कहाँ होगा मुझे पता नहीं है, और अमेरिका साथ देगा इस बार इजराइल का, ये भी मैं नहीं कह सकता, नहीं देगा। मेरा तो अपना तज्जिया कहता है कि अब अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा, और ख़ास तौर पे उस वक्त कि जब अमेरिका की बातों की खिलाफ वर्जी करते हुए ये करेगा। लेकिन टारगेट क्या करेगा ये तो बताइए। चलिए मान लीजिए इजराइल अटैक करेगा ईरान पे, टारगेट कौन होगा? भाई सुप्रीम लीडर को तो आपने मार ही दिया, ठीक है, टारगेट क्या करोगे? जहां जहां आपको मारना था उस सब आप नाकाम हो गए। आपको पता ही नहीं कि यूरेनियम है कहाँ, एनरिच यूरेनियम ईरान का कहाँ है, किसको पता है? फिर मिसाइलें जो इनके स्टेशन पहाड़ के इतने नीचे हैं उसे आप कर नहीं सकते हो, जब तक आप करोगे आपका काम तमाम हो जाएगा। तो ये बयान सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अक्टूबर में इजराइल के अंदर इलेक्शन होना है, अक्टूबर में, और उस इलेक्शन की वजह से अब चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू की हार साफ साफ दिखाई दे रही है, तो सिवाय बयान देने के और ये कि साहब हम हारे नहीं हैं, हम ईरान को मार सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पे जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हैं वो टोटल जो है, टोटल मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जा रही हैं। वो कुछ भी कर ले, लेकिन आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि सिवाय पीछे हटने के, सिवाय पीछे हटने के, किसके? अमेरिका के, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अगर इजराइल ये कि साहब इजराइल हमला कर देगा, मैं फिर कह रहा हूँ करे हमला। अब यहाँ पे एक और बड़ी खबर आ रही, मैं अपडेट दे देता हूँ। अल जजीरा ने जो लिखा है, अभी ताज़ा खबर है कि अमेरिका मक्का मुआहदे का खैर मकदम करेगा बशर्ते ये कि इजराइल मुखालिफ ना हो। ये अमेरिका करेगा, खैर मकदम करेगा, इजराइल खिलाफ ना हो। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के यहाँ पे जो नज़द ईस्ट साउथ एशिया सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ डेविड डेस रुचेज ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले दिफाई मुआहदे को एक अच्छा इकदाम करार दिया है जिसका अमेरिका खैर मकदम करेगा।
उन्होंने अल जजीरा को बताया कि जब तक ये इजराइल मुखालिफ किसी भी किस्म की बदसलूकी में तब्दील नहीं होता, जो मेरे ख्याल में बहुत दूर दराज का इम्कान है, मेरे ख्याल में ये मुस्बत है। उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद तुर्की और पाकिस्तान की मजबूत दिफाई सनतों से फ़ायदा उठाएगा। तुर्की के मामले में ज़्यादातर तरक्की याफ्ता, पाकिस्तान के मामले में कम तरक्की याफ्ता, ज़्यादा मशीनी दौर, ये उनका इशारा था। लेकिन देखिए, ये अमेरिका खुश हो ना खुश हो, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैंने कल ही इसको बहुत वाज़े तौर पर इस पर बात कर ली थी। मैं अब उस पर ज़्यादा उससे बात नहीं करूँगा, चूँकि मैं बहुत देर तक लाइव भी नहीं रहूँगा। 2 चीनी टैंकर हुर्मुज से सफलतापूर्वक ईरानी रास्ते से गुजर गए। अब चीन के टैंकर जा ही रहे हैं, चीन को ईरान रोक भी नहीं रहा है, और अमेरिका भी अब शायद उतनी दखलंदाजी नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर उसने निशाना बनाया तो फिर ईरान जो है बेसिस को उड़ाना शुरू कर देगा। यहाँ पे शेख करीम साहब लिख रहे हैं, हिंदुस्तान के सौजन्य से अनेकों अमरीकी इजरायली ड्रोन और डिफेंस सिस्टम को बीती जंग में ईरान ने कब्जे में लेकर अपने प्रयोगशाला में मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जिससे अमेरिका परेशान हाल है। इसके अलावा जयदीप साहब ने एक और दिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से अमेरिका अधिकारी के हवाले से बताया है कि ईरान पर थोपे गए युद्ध के वजह से भंडार में खतरनाक रूप से कमी आने के चलते एशिया और यूरोप के लिए भेजे जाने वाले गोला बारूद को वापस लिया जा रहा है, यानी अब वहाँ पे नहीं भेजा जाएगा। तो देखिए, ये पूरी सूरत हाल जो है हम देख रहे हैं, जो अमेरिका की है, पूरी सूरत हाल हम देख रहे हैं जो इज़राइल की है। और ऐसे में किसी तरह का दावा करना कि अमेरिका हमला कर देगा या अमेरिका नहीं करेगा तो इज़राइल हमला कर देगा या बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर होता है तो ईरान उसके लिए तैयार है। फिलहाल जो है ये देखना होगा कि बातचीत कैसे शुरू हो ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसमें कौन इनिशिएटिव लेगा। इससे पहले भी मैंने कहा था कि इसके लिए इस वक्त भारत जो है, हिंदुस्तान, वो बहुत कैपेबल है। अगर ये भारत इनिशिएटिव लेता है इस वक्त और कोशिश करता है, अलग कैसे ले, 100% का टैरिफ जो है वहाँ पे एक बिल मंजूर हो गया। अब बताइए, भारत पे 100% टैरिफ, हालांकि इस पर जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत को दोबारा शुरू करने में हिंदुस्तान को बहुत अहम रोल अदा करना चाहिए। तमाम जो सूरत हाल है वो बहुत क्लियर है, बहुत लाउड है, इफ़ एंड बैट की गुंजाइश नहीं है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़ना ही पड़ेगा और ईरान से बातचीत करनी पड़ेगी। ईरान पर आयत पाबंदियां हटानी पड़ेंगी, और पाबंदी हटेगी तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ होगी वो इजराइल को होगी। इजराइल उसको इलेक्शन में कैसे बेंजामिन नेतन्याहू मैनेज करेंगे, इस पर भी हम नज़र रखेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।